इतना कुछ हमारे यहाँ हो रहा था, इतनी चर्निंग चल रही थी चुनाव से पहले, और लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। तो क्या फिनोमेना था? देखिए, ये बहुत मुझे लगता है कि इस वक्त समाज के अंदर जिस तरीके की चर्निंग है ना, कई तरीके की आशंकाएं हैं, कई तरीके की बेचैनियां हैं, और जितने हमारे समाज के अंदर जितने फॉल्ट लाइंस थे 2014 के बाद, वो सारी की सारी फॉल्ट लाइंस खुल गई हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता था ज़िंदगी तो ऐसी चल रही है, लोकतंत्र है, संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है। सडनली सबको लगा ये सारी चीज़ें तो या तो डिफाइन करने की ज़रूरत है, या हम एक छलावे भरी दुनिया में रह रहे थे। तो उसका नतीजा ये है कि 2014 के बाद से एक ज़बरदस्त चर्निंग है। दूसरी बात क्या है कि भारत एक बड़े कंफर्ट जोन में आ गया था, भयानक तरीके से कंफर्ट जोन में था। सब कुछ आसानी से मिल रहा था उसको डेमोक्रेसी आसानी से 2014 में 2014 के पहले तो उसको डेमोक्रेसी बहुत आसानी से मिल गई, उसको सेकुलरिज्म बहुत आसानी से मिल गया। हिंदू मुसलमान के जो सवाल थे उस पर उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, धर्म के आप पर कोई चिंता करने की, सब कुछ आसानी से मिल रहा था ना। अब मुसलमान अपने मस्जिद में जा रहा था, हिंदू अपने मंदिर में जा रहा था, कहीं काक बात दंगे हो जाते थे। तो जो चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध थी, सडनली 2014 के बाद लगा यार ये तो उतनी आसानी से है नहीं। अब आप डेमोक्रेसी के ऊपर भी चर्चा हो रही है, सेकुलरिज्म पे भी चर्चा हो रही है, हिंदू मुसलमान के रिलेशनशिप पे भी चर्चा हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे चर्चा हो रही है, रूल ऑफ लॉ पे चर्चा हो रही है, सब चीज़ पे चर्चा हो, यहाँ तक कि दलित अगड़े पिछड़े की चर्चा होने लगी भयानक तरीके से, संविधान बचाने की लड़ाई होने लगी। तो वो सारी फॉल्ट लाइन्स 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद खुल गई। अब जो हो रहा है, तो देखिए, ये मुझे लगता है कि एक तरीके का समुद्र मंथन है, जिसमें विष भी निकलेगा, जिसमें अमृत भी निकलेगा। मेरा मानना यह है कि अंततः तो निकलेगा अमृत ही, क्योंकि समाज के अंदर जितनी तरीके की कुंठाएं थी, जितने तरीके की आशंकाएं थी, और जितने तरीके का कंफर्ट जोन था, उनको आपस में मिलकर एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जो मैं कहता हूं कि ये एक क्राइसिस पीरियड है, संकट का समय है, लेकिन इस संकट से ही चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि हम आगे जा ही नहीं सकते अगर समाज जो है अपने अंदर उसने आत्ममंथन नहीं किया होता। हम अपनी दुनिया में जीते रहते और हमारे अंदर का जो तमाम तरीके की जो दिक्कतें थी वैसे की वैसे बनी रहती। तो मुझे लगता है आत्ममंथन जो हमने नहीं किया, हमने अब करने का दौर आ गया। अब हमको लोकतंत्र की कीमत पता चल रही है, अब हमें सेकुलरिज्म की कीमत पता चल रही है, अब हमें संविधान की कीमत पता चल रही है, अब हमें धर्म आधारित राजनीति के क्या खतरे हो सकते हैं उसका अंदाज़ा लग रहा है। अब सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, अगले पिछड़े की लड़ाई है, दलितों को भी लगने लगा अगर ये लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो उन सारी चीज़ों पर जो मंथन चल रहा है, मुझे लगता है कि अंततः चीज़ें एक बहुत ही बेहतरी की तरफ होंगी। मैं निराशावादी नहीं हूँ। बेहतरी की तरफ होंगी? अगर मैं पूछूं कब होंगी बेहतरी की? वक्त लगेगा। देखिए संजीव जी, अब जब महात्मा गांधी 1914 में भारत आए दिसंबर के महीने में, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा देश तो 10-5 साल के अंदर आज़ाद हो जाना चाहिए, लेकिन कितने साल बाद आज़ाद हुए? 33 साल के बाद। 33 साल लगे ना। तो देश अपनी गति से चलता है, समाज इतिहास अपनी गति से चलता है। हमारे आपकी उम्र की एक सीमा है, और हमको लगता है कि हमने 2014 के पहले जो ज़िंदगी जी ली, अब वो वापस क्यों नहीं आ रही? ये बेचैनी ही दरअसल एक सकारात्मकता की तरफ देश को लेके जाएगी। ये जो बेचैनी, पर ये बेचैनी हमारे और आपके अंदर है, पर भारतीय समाज में दिखाई देती है बेचैनी। मुझे तो दिखाई नहीं देती। मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास में तो ये बेचैनी होती नहीं है। नहीं संजीव, बेचैनी तो है। जैसे दिक्कत क्या है कि हमारे आपके परिवार में नहीं है बेचैनी। प्रॉब्लम ये है। आप जब कह रहे हो कि बेचैनी है, मुझे वो बेचैनी नहीं दिखती। मैं थोड़ा कटु सत्य अगर बोलूं तो आप बुरा ना मानिएगा। कटु सत्य ये है कि हमारे समाज, हम जिन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, वो दरअसल समाज का प्रभुत्ववादी वर्ग है, वर्चस्ववादी वर्ग है, जो हजारों साल से है। मतलब जिसका है, आप उसको कोई भी नाम दे दें, चाहे प्रकाश दे दें, चाहे जो भी समाज कह दे। तो वहाँ तो एक अलग तरीके का वो एक मानसिकता। लेकिन अगर आप दलितों के बीच में जाएंगे, आप मुसलमानों के बीच में जाएंगे, आप अति पिछड़ों के बीच में जाएंगे, अगर आप क्रिश्चियंस के बीच में जाएंगे, तो वहाँ जो बेचैनी, और साथ ही साथ जो एक लिबरल मिडिल क्लास, उसके बीच में जाएंगे, तो वो बेचैनी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ेगा, डर दिखाई पड़ेगा, खौफ दिखाई पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली किताब के लिए मैं बात कर रहा था हिंदू राष्ट्र के बारे में, तो मैं एक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इस एडिटर से मैं बात कर रहा था, जो मुसलमान है। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, अपनी ज़िंदगी बहुत कुछ अच्छा काम किया है, और ये करीब 5 साल पुरानी बात है। वो जब मैं उनसे बात कर रहा था, बात करते करते वो लगभग रुआंसे हो गए।
मतलब आई कुड नॉट इमेजिन कि इतनी उम्र का आदमी रुबासा हो गया। पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं हिल गया एकदम। बोला आशुतोष जी मेरे साथ तो धोखा हो गया। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोला देखो 1947 में देश आज़ाद हो रहा था, हमारे पास ऑप्शन था, हम पाकिस्तान चले जाते। हमने कहा ये मेरा मुल्क है, हम क्यों छोड़ के अपना देश, हम यहीं रह गए। अगर हमें ये पता होगा कि 75 साल बाद लोग हमसे पूछेंगे कि तुम इस मुल्क से मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो, अगर ये मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं रुकता, जैसा भी पाकिस्तान होता वहीं जाके रहते। लेकिन आज एक तबका है जो मुझसे मेरी देशभक्ति पूछ रहा है, दूसरा तबका है जो मुझे मुसलमान नहीं मानता। मैं तो दोनों के बीच में पिस गया, मैं तो दोनों के बीच में हालत खराब। तो ये मानसिक अब क्या है ना कि ये उनकी एक और है, महिला पत्रकार है, और मैं आपको बताऊं कि 2022 के आसपास जब उनसे बात कर रहा था, लगभग उनका नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति थी, हिस्टेरिकल, शी वाज हिस्टेरिकल। अरे मैंने कहा क्या हो गया आपको? नहीं मतलब आई कुड सी कि उनके मन में क्या दहशत, क्या खौफ थी। तो वो बेचैनी है, अब कहीं खुल के आती, कहीं खुल के। तो 2024 के चुनाव ने क्या वो बेचैनी कम की है नतीजों ने? मुझे लगता थोड़ी सी बेचैनी कम की है, बेचैनी तो कम की है। बेचैनी इस लिहाज से कम हुई है कि उम्मीद हुई है, क्योंकि 2024 के पहले ये हो गई थी कि ये तो इनविंसिबल है, इनको हराया नहीं जा सकता, इनके पास संगठन है, इनके पास पैसा है, इनके पास सारे संस्थाओं की ताकत है, और मोदी जैसा एक व्यक्तित्व है जो अपराजेय है। भाई 2000 मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी चुनाव हारे नहीं। तो वो जब ये होता है कि ये हार सकता है, तब लोगों को लगा कि नहीं, हाँ चीज़ें उतनी उनके लिहाज से उतनी ख़राब नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, और अब हम लड़ सकते हैं। हम लड़के, हम भाई आज़ादी की लड़ाई में भी तो यही चिंताएं लोगों की रही होगी। लड़ा कौन 2024 में? हमारे ख्याल से वो दिखाई कौन दिया? नहीं, देखिए 2-3 लोग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अगर मैं कहूँ तो फैशनेबल नहीं है कहना, लेकिन एक आदमी लड़ता हुआ दिखाई पड़ा, उसका नाम है राहुल गांधी। इसमें कोई मुझे इसमें कहने, हालांकि फैशनेबल नहीं है, और जब मैं ये बात कहता हूं तो मेरे ही दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उस आदमी ने जिसको भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो नया कलेवर लिया है, और उसने उस नब्ज पे हाथ रख दिया है जो दरअसल वाकई में दोनों पक्षों को उसके बारे में सोचना। उसका ये कहना कि लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, उसका कहना कि लड़ाई दरअसल आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व से है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो उस विचारधारा को लागू कर रहे हैं, तो हम नरेंद्र मोदी को क्यों जिम्मेदार ठहराएं? तो आरएसएस से लड़ना पड़ेगा जब तक आप आरएसएस, और उसके बरक्स उसने एक वैचारिक आधार खड़ा करने की कोशिश की है, जिसमें वो कास्ट सेंसस की बात करता है, जिसमें वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करता है, जिसमें वो संविधान बचाओ के नाम से दलितों को अपने साथ लेने की कोशिश। अगर आप इन तीनों चीज़ों को जोड़ दें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड दलित अपलिफ्टमेंट, ये तीनों अगर आप मिला दोगे तो ये तकरीबन 85% वोट पड़ता है। ये अगर ये कंसोलिडेट हो जाए तो 85% है। तो इसको लेके कि इस देश के अंदर संविधान को बचाया जा सकता है, संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है, और इसमें दलित चेतना और जो पिछड़ों की जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, वो अब इन तीनों का अमलगम उसने खड़ा करने की कोशिश की। इसीलिए कंसिस्टेंटली कास्ट सेंसस की बात कर, कंसिस्टेंटली लगातार पूरे चुनाव के दौरान संविधान की किताब लेके चलता है वो संविधान। और अभी भी जो मेरी जानकारी है कि बिहार के अंदर भी और देश के अलग अलग इलाकों में दलितों की जो छोटी छोटी सभाएं हैं उसको वो एड्रेस कर रहा है, जहां संविधान लेके जाता है।